हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है? पहला, ज्वारनदमुख से पोषकों का प्रस्राव। दूसरा, मानसून में भूमि से जलवाह। तीसरा, समुद्रों में उत्प्रवाह। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी एक और दो, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। राइट आंसर डी, एक, दो और तीन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि के प्रमुख कारकों में ज्वारनदमुख से पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जलवाह तथा समुद्रों में उत्प्रवाह शामिल है। ध्यातव्य है कि नदियों एवं वर्षा द्वारा लाया गया सीवेज, कृषि अपशिष्ट, कीटनाशक एवं उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इससे नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा शैवालों के तीव्र वृद्धि को प्रेरित करती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ए पेरिस, बी नैरोबी, सी कुआलालंपुर, डी नई दिल्ली। राइट आंसर डी न्यू दिल्ली। आइए इसकी व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। इस संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018 को न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र वन्य के रूप में है। कुल वन क्षेत्र में लगभग 40% सघन वन क्षेत्र हैं। दूसरा, राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को वृक्षों, वनों से ढकना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर बी केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग
21.54% क्षेत्र वन्य के रूप में है। राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 33% क्षेत्र को वनों से ढकना है। नेक्स्ट, गेवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। ए गंगा में, बी गोदावरी में, सी नर्मदा में, डी कावेरी में। राइट आंसर ए गंगा में। आइए इसकी व्याख्या। गेवियलिस यानी घड़ियाल मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल्स कुल की एक प्रजाति है जो गंगा नदी में पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ए 5 जून को, बी 22 मार्च को, सी 3 मार्च को, डी 17 जुलाई को। राइट आंसर सी 3 मार्च को। आइए इसकी व्याख्या। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया। विश्व वन्यजीव दिवस 2019 का विषय वस्तु था लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट्स, यानी जल के नीचे जीवन लोगों एवं ग्रहों के लिए। नेक्स्ट, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है। ए यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। तीसरा, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। खराई ऊंट कच्छ यानी गुजरात में पाए जाते हैं। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। ये मैंग्रोव की चराई पर जीते हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है। हाल ही में करनाल यानी हरियाणा में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने खराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाले ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दी है। ध्यातव्य है कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। पहला, घड़ियाल। दूसरा, भारतीय जंगली गधा। तीसरा,
जंगली भैंस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है जैवमंडल आगार, दूसरे तरफ अवस्थिति। ए मानस मेघालय, बी नंदा देवी उत्तराखंड, सी कंचनजंगा सिक्किम, डी अगस्तमलाई केरल। राइट आंसर ए मानस मेघालय, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानस असम, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तमलाई केरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी नागालैंड। राइट आंसर ए अरुणाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। मूलतः यह क्षेत्र पक्के संरक्षित वन के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1977 में इसे कोमो अभयारण्य के रूप में निर्दिष्ट किया गया। इसके बाद इसे वर्ष 2000 में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कार्बन जमाव यानी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CMD क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। दूसरा, CMD के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्नक एक देशों से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए केवल एक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वच्छ विकास युक्ति यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CMD UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फॉर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं तथा परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। परंतु इन परियोजनाओं के गैर एनेक्स 1 देश विकासशील देशों में कार्यान्वित किया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है। नेक्स्ट,
मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? ए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। बी, यूएनईपी सचिवालय। सी, यूएनएफसीसीसी सचिवालय। डी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। राइट आंसर सी, यूएनएफसीसीसी सचिवालय। आइए इसकी व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय यानी यूएनएफसीसी यानी मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक एक नई पहल को लॉन्च किया है, जो जलवायु तटस्थता की ओर संक्रमण को वास्तविक परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? ए, रॉबर्ट हुक। बी, मिलोटिन मिलानकोविक। सी, जॉर्ज सिम्पसन। डी, टीसी चैम्बरलेन। राइट आंसर बी, मिलुटिन मिलानकोविच। आइए इसकी व्याख्या। पृथ्वी पर पहुंचने वाला सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति बदलना या उत्तरदायी है। वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, धान के खेत। दूसरा, कोयले की खनन। तीसरा, पालतू पशु। चौथा, आर्द्र भूमि। उपर्युक्त में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? ए, केवल 1 और 4। बी, केवल 2 और 3। सी, 1, 2 और 3। डी, 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर डी, 1, 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या। धान के खेत, कोयले की खदानों एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए, मीथेन। बी, नाइट्रस ऑक्साइड। सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी, हाइड्रोजन। राइट आंसर डी, हाइड्रोजन। व्याख्या। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रकृति में यह द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संघटक है। नेक्स्ट, टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं?
ए वंदना शिवा, बी वी के शर्मा, सी एम एस स्वामीनाथन, डी मेधा पाटकर। राइट आंसर ए वंदना शिवा। आइए इसकी व्याख्या। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक प्रकाशक वर्ष 2000 वंदना शिवा द्वारा लिखित है, जो एक सक्रिय पर्यावरणविद एवं भूमंडलीकरण की विरोधी लेखिका है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। ए देहरादून में, बी चेन्नई में, सी शिलोंग में, डी नागपुर में। राइट आंसर बी चेन्नई में। आइए इसकी व्याख्या। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता एवं क्षमता निर्माण का विकास करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? ए एकोक्लाइन, बी हाइकोक्लाइन, सी पिक्नोक्लाइन, डी थर्मोक्लाइन। राइट आंसर सी पिक्नोक्लाइन। आइए इसकी व्याख्या। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हाइक्लोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट, जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। ए वियोजक, बी उत्पादक, सी परजीवी, डी उपभोक्ता। राइट आंसर बी उत्पादक। आइए इसकी व्याख्या। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज एवं पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए कार्बन चक्र में, बी नाइट्रोजन चक्र में, सी हाइड्रोजन चक्र में, डी जल चक्र में। राइट आंसर डी जल चक्र में। आइए इसकी व्याख्या। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। नेक्स्ट, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए
यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य को प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। डी, 1 और 2 दोनों सही है। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF की स्थापना की गई। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD यानी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, मरुस्थलीकरण UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।